Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Sheikh Ziauddin Sultani again with my fifth lecture in the Sindh College lecture series. My brief introduction again. I'm an assistant professor and head of the KEPD Chemistry Department in Government Degree Science and Commerce College, Landi Kurandi number 6. I have been teaching chemistry for the last around 32 years and 26 years in colleges. The topic that I have selected for my fifth lecture is from chapter number 10. As usual, my students know that this chapter number 10 is not given large importance. इस चैप्टर के हवाले से ख़ुसूसन प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए तो अहम होता है, लेकिन प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ग़ालिबन इतना अहम नहीं, क्योंकि उनके फ्यूचर में कुछ ज़्यादा कारआमद साबित नहीं होता। इम्तिहान में भी थोड़ा सा इसका वेटेज कम होता है, इसकी वजह से भी लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी अर्ज़ किया कि मेरी कोशिश तो ये है कि मैं उन टॉपिक्स को कवर करवाऊँ जो अमूमन टीचर्स या तो ज़्यादा अहम नहीं समझते या नहीं पढ़ा पाते सेशन के एंड की वजह से। चैप्टर 10 का उन्वान है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसमें हम हमारी ज़िंदगी में हमारे अजसाम के अंदर लिविंग थिंग्स में जो केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, जो केमिस्ट्री हमारे बॉडीज़ के अंदर हो रही है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, उस पर डिस्कशन की जाती है। केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में यूजुअली पाए जाते हैं, दे आर of 6 types. I'll discuss this in the next slide. The most important of them is carbohydrates. आज का जो लेक्चर है मेरा वो कार्बोहाइड्रेट्स कवर करेगा। ज़ाहिर है कि लेक्चर की तवालत से बचने के लिए मैं आज सिर्फ एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। Let me give you a brief introduction of this chapter. In fact, the title of this chapter should not be Chemistry of Life. The meaning is the same, but this subject, this is the branch of chemistry which is called biochemistry, which I am going to discuss with you. Bio stands for life, and chemistry is of course chemistry. So definitely the word biochemistry means chemistry of life. This branch covers the chemistry inside the living systems, that is the chemical and physical processes carried out by chemicals like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, etc. हमारी बॉडीज़ में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जो इन केमिकल्स की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स की वजह से होते हैं, हम इस पर बहस करते हैं इस चैप्टर में। अच्छा, वो कौन से फूड फैक्टर्स हैं, वो न्यूट्रिशन जो खुराक हम खाते हैं वो क्या है, ये असल में इस चैप्टर का उन्वान है। यही खुराक बाद में हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की, फिज़िकल प्रोसेस की ज़िम्मेदार होते हैं। नाउ फूड इज़ रिक्वायर्ड टू सर्व 3 पर्पसेस। नंबर 1, टू प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट वर्क्स, जो डिफरेंट हम घर में फंक्शंस करते हैं, काम करते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, उस हवाले से हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो पहला पर्पज़ है एनर्जी प्रोवाइड करना। सेकंड पर्पज़ है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज़। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो कोई नई बात नहीं बता रहा, मैथ के स्टूडेंट भी यकीनन जानते हैं कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, मैं शायद बायोलॉजी में इसको डिफ़ाइन नहीं कर रहा, लेकिन इसको मुख्तसर और आसान करने के लिए कह रहा हूँ कि टिश्यूज़ जैसे हमारे लंग्स हैं, जैसे हमारा हार्ट है, लिवर है, इनके ग्रोथ और इनकी मेंटेनेंस पर डिस्कशन। एंड देन द थर्ड and another very important purpose for this food is to regulate the body processes, सांस लेना, reproductive system, excretory system, इन सब को कंट्रोल करना, ये भी इन्हीं food factors की वजह से मुमकिन होता है। तो there are 6 types of food factors that are involved in our body systems. The first 3, carbohydrates, proteins and fats, they are bulk of our solid food. Then we have important factors again, food factors, that is vitamins, minerals and water. Carbohydrates and fats are basically required for energy, and proteins on the other hand is basically
meant for the maintenance of different body tissues and organs. गोया एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फैट्स का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, कामों के लिए हमारे जो डिफरेंट अफ़ाल हम अंजाम देते हैं अपनी बॉडीज़ के अंदर, और प्रोटीन का काम है मेंटेनेंस करना, जो टूट फूट हो जाती है उसको कंट्रोल करना। वाइटामिन्स अपने अपने और मिनरल्स अपने अपने स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए होते हैं। चूँकि वाइटामिन मिनरल्स अब बहुत डिस्कशन नहीं होगी तो मुख्तसरन बता दूं कि वाइटामिन्स जो हैं वो हमारे बहुत से कामों में इस्तेमाल होते हैं। इसकी मिसाल विटामिन ए है जो हमारे विजुअल यानी हमारी जो आई साइट है उसके हवाले से बड़ा अहम वाइटामिन है। मिनरल्स के भी अपने अपने स्पेसिफिक पर्पसेस हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन से फूड को एब्जॉर्ब करने में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर शामिल करने में इट प्लेज अ वाइटल रोल। वाटर ये आखिर में लिखा हुआ है, इस पर क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है, क्यों? देखिए वाटर बहुत सारे काम करता है। ये थर्मोस्टेट है समझ लीजिए हमारी बॉडी का, टेम्परेचर मेंटेन करना, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैरी आउट करना। वाटर की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा लीजिए कि हमारी बॉडी का 70% बाय वेट कंप्राइजेस वाटर। अब आते हैं अपने असल टॉपिक यानी कार्बोहाइड्रेट्स पर। व्हाट इज़ दिस टर्म स्टैंड फॉर? कार्बो और हाइड्रेट हमेशा याद रखिए कि केमिस्ट्री में या इन जनरल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में टर्मिनोलॉजीज़ को उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, दैट मेक्स द सेंस वेरी क्लियर। कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट, आप में से साइंस पढ़ने वाले, केमिस्ट्री खासतौर पढ़ने वाले हाइड्रेट से वाकिफ ना हो ये मुमकिन नहीं। आई नो यू ऑल नो दिस इज़ वाटर बेसिकली। सो कार्बो और हाइड्रेट का मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, पानी और कार्बन का मजमुआ। मिसाल देखिए ना, द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट दैट वी नो इज़ ग्लूकोज हैविंग फार्मूला C6H12O6। अगर आप इसके फार्मूले को गौर से देखें तो इट कंप्राइजेज ऑफ 6 कार्बन एटम्स और ये 12 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 6H2O, यानी 6 कार्बन और 6 वाटर पर मुश्तमिल होता है ग्लूकोज का फार्मूला। ऐसा है या नहीं, मैं भी इस पर आपसे बहस करूंगा, लेकिन आप गौर फरमाइए कि अक्सर कार्बोहाइड्रेट गोया इस फार्मूले को ओबे करते हैं, CXH2OY, यानी कार्बन और वाटर। X सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। ग्लूकोज के केस में X की वैल्यू 6 है। अब देखना ये है कि क्या सारे कार्बोहाइड्रेट इस फार्मूले को ओबे करते हैं? इट इज़ नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल डीऑक्सीराइबोज, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के कान खड़े हो जाने चाहिए इस बात को सुनने के बाद। डीऑक्सीराइबोज डीएनए का मेजर कंपोनेंट है, डीएनए बनाने में काम आता है। ये डीऑक्सीराइबोज का फार्मूला देखिए, दिस इज C5H10O4। ये इस फार्मूले CXH2OY पर पूरा नहीं उतरता। दूसरी तरफ एक और बात पे गौर फरमाइए, देयर आर अदर कंपाउंड्स एग्जिस्ट दैट आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स बट दे फॉलो द फार्मूला CXH2OY। वाई? फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस HCHO, दिस इज द फार्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। चैप्टर 9 में आपने इसको 10,000 में तो पढ़ा। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला देखिए, इसमें एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। सो इसका फार्मूला कुड हैव बीन C1H2O1। एसिटिक एसिड, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 और 2 ऑक्सीजन, तो फार्मूला बन जाएगा C2H2O2। देखिए ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं बट दे फॉलो दिस फार्मूला CXH2OY। तो गोया ये कहना कि कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जिनका जनरल फार्मूला ये हो, मुनासिब नहीं होगा। फिर क्या होगा? क्या डेफिनेशन होनी चाहिए फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, it says carbohydrates are either polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or the compounds which upon hydrolysis yield those। यानी या तो ये खुद पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन है, या ऐसे कंपाउंड हैं कि जब
उन्हें हाइड्रोलाइज किया जाए, उन कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये इन सिंपलर प्रोडक्ट्स को जन्म दें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। बात समझाने के लिए ज़रूरी होता है एग्जाम्पल का देना, और साइंस का स्टूडेंट बगैर एग्जाम्पल के बात को नहीं सुनता, ना समझता है। सो देयर आर 2 एग्जाम्पल्स। एक ये एग्जाम्पल है, दिस इज C6H12O6, लेकिन इस बार इसको हमने स्ट्रक्चरल फार्मूले के फॉर्म में लिखा है, नॉट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, बारहा आपने ये जुमला अपने असातिज़ा से सुना होगा, स्पेशली माय स्टूडेंट्स जिनको ये बात अजबर हो गई होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूला मीन्स नथिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू मस्ट राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यही बात, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये एक और कार्बोहाइड्रेट है, इसका नाम फ्रक्टोज है। इसका फार्मूला भी अगर आप निकालेंगे तो दैट विल बी C6H12O6। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। ये दोनों पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड हैं, लेकिन इसमें एल्डिहाइड है और इसमें कीटोन है। सो पॉइंट टू बी नोटेड कि ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों? बहुत से हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी, एक एल्डिहाइड। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है फ्रक्टोज। इट कंटेन्स 1 2 3 4 and 5 hydroxyl groups, while there is only one ketonic group, so it is a polyhydroxy ketone. तो कार्बोहाइड्रेट क्या हुए? या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे क्लासिफाई होते हैं? 3 तरीक़ों से हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, बेस्ड ऑन टेस्ट। 2 तरह के होंगे, या शुगर्स कहलाएंगे या नॉन शुगर्स कहलाएंगे। अब देखिए, एक टेक्निकल बात यहाँ पे आई कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड शुगर्स। केमिस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स कहता है। इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी कि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी स्वीट इन टेस्ट। तो स्वीट इन टेस्ट हैं वो शुगर्स हैं, जो स्वीट नहीं है इन देयर टेस्ट दे आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। बट द पॉइंट टू रिमेंबर, आम आदमी जिस चीज़ को शुगर कहता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, सुक्रोज है, घर में जो इस्तेमाल करते हैं हम खाने की शुगर। बट एज फार एज अ बायोकेमिस्ट इज कंसर्न, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स कुड बी कॉल्ड शुगर्स। पहली किस्म के यानी शुगर्स जिन्हें हम कहते हैं, दे आर डेफिनेटली स्वीट बिकॉज दे आर कॉल्ड, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कि दे आर कॉल्ड शुगर्स। दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, दे आर वाटर सॉल्युबल। इसके एग्जाम्पल्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। सुक्रोज जो कॉमन शुगर है जो हमारे गाँव में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी किस्म यानी नॉन शुगर्स जो है, दे आर टेस्टलेस, कोई जायका नहीं होता इनका। दे आर एमॉर्फस, नॉट क्रिस्टलाइन, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ये सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल, ये क्रिस्टलाइन, ये एमॉर्फस, ये स्वीट, ये टेस्टलेस। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप द स्टूडेंट्स फ्रॉम प्री मेडिकल नो ऑल दीज केमिकल सब्सटेंसेस, बट आई डाउट whether my pre-engineering students know these terms or not. I'll try to make them aware of all these. अच्छा साहब, एक और तरीका है कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करने का। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। 2 तरह के होंगे। नंबर 1 विल बी कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, नंबर 2 नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अच्छा, ये किस बेस पर रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? सो रिमेंबर, चैप्टर 9 में आपने स्टडी किया फेलिंग्स रिएक्शंस एंड टॉलरेंस रिएक्शन। तो आपने ये भी स्टडी किया कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेलिंग्स एंड टॉलरेंस टेस्ट। तो जो फेलिंग्स और टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देंगे वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करेंगे, दे विल बी कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। जो नहीं ओबे करेंगे इस इक्वेशन को, इस इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, दे विल बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अच्छा, ऑल दोज, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट रिड्यूसिंग है, कौन से नॉन रिड्यूसिंग, गौर कीजिएगा और समझिएगा। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव अ फ्री कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप अवेलेबल है, किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, फ्री कार्बोनाइल ग्रुप, अलॉन्ग विद एन एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड ऑल डाइसैक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। सो
अब आप अपने जहन से एक गलत फहमी निकाल दीजिए कि कीटोन्स रिड्यूसिंग ना नहीं होते होंगे, कीटोन्स भी रिड्यूसिंग होंगे, लेकिन सिंपल कीटोन्स नहीं, दोज विच कंटेन अ कीटोनिक ग्रुप अलॉन्ग विद एन एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सेकेंड टाइप में सुक्रोज, अ डाइसैकेराइड सुक्रोज, इट डज नॉट हैव अ फ्री कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है तो वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया है, सो इट डजंट कंटेन अ फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, सो इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग। पॉलीसैकेराइड्स मैं भी एक्सप्लेन करूँगा पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, दे आर ऑल नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जो केमिस्ट जिस बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करेगा, दिस विल बी बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तीन तरह के होंगे कार्बोहाइड्रेट्स ऑन दिस बेसिस, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। The word saccharide is taken from a Latin word saccharum, which means sugar. So monosaccharide single sugar unit, oligo का मतलब ही बताऊंगा, चंद, a few sugar units, and poly means a number of them, a large number. So बहुत से मोनोसैकेराइड ज्वाइन होंगे, पॉलीसैकेराइड बनेगा, चंद मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइन होंगे, ओलिगोसैकेराइड बनेगा, एंड द सिंपलेस्ट ऑफ देम विल बी मोनोसैकेराइड्स। आपने सिंपल मोनोसैकेराइड की तो एग्जाम्पल पिछली स्लाइड में देखी, ग्लूकोज और सुक्रोज को हम सिंपल या मोनोसैकेराइड काउंट करते हैं। Now before I move on to discussing different types of carbohydrates and their properties and their biological importance, it must be important to learn the structure of at least glucose. Glucose का समझ लिया आपने, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स का भी समझ लिया। यहाँ पर इससे पहले कि मैं स्ट्रक्चर पर जाऊँ, मुझे एक बात की वजाहत बहुत ज़रूर करना है आपको। देखिए, ये स्ट्रक्चर मैं आपको इसलिए लाजमन समझाऊंगा कि इसके बगैर जो कुछ आगे बताना चाहता हूँ वो समझने में आपको दिक्कत होगी। अलबत्ता आपके लिए ये खुशखबरी है, सो गुड न्यूज़ स्पेशली फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कि हम आपसे एग्ज़ाम में इन स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पूछेंगे। वी विल एक्सपेक्ट कि आप इन्हें ग्रेजुएशन क्लासेस में, हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ज़्यादातर वास्ता इनका इन स्ट्रक्चर्स का आई मीन प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को पड़ेगा। मे बी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत करामत ना हो, अनटिल अनलेस कि आप केमिस्ट्री किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। सो मैं एक मुश्किल काम, आई मस्ट से, टीचर को मुश्किल नहीं कहना चाहिए, स्टूडेंट समझता है कि वो आसमान से उतरी हुई कोई चीज़ है जो उसके समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगी। थोड़ा तवज्जो रखिएगा, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि सारी मसरूफियात तर्क कर दीजिए और बहुत गौर से और बहुत तवज्जो से इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। Now here it is, गौर से देखिएगा, ये आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। तमाम कार्बनों को डिफरेंट कलर्स में ड्रॉ किया ताकि आपको इसका स्ट्रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकूं। गौर कीजिएगा, कार्बन नंबर 1 रेड कलर में है और कार्बन नंबर 5 फिरोज़ी कलर कह लेते हैं इसको। अच्छा, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दिस इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। साइक्लिक स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप। आपने चैप्टर 9 में एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन का आपस में रिएक्शन होता है। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप का रिएक्शन है जिसमें जब अल्कोहल और एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो वो आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे कहा जाता है हेमी एसीटाल। यहाँ जब दो डिफरेंट कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, एक अल्कोहल हो और एक एल्डिहाइड हो, तो दोनों मिलकर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट देंगे। इस रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो गोया दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना लेंगे। लेकिन जब अल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइडिक ग्रुप सेम कंपाउंड में हो, तो जब ये ऑलरेडी एक ही कंपाउंड है, अब क्या होगा? अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को ड्रॉ करेंगे तो हम इनको स्ट्रक्चर यूँ लिखेंगे कि एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा ऊपर होगा या कीटोनिक ग्रुप ऊपर होगा और बाकी कार्बन चेन नीचे होगी। अच्छा, अब इसमें एक बात की और वजाहत कर दूँ इससे पहले कि मैं रिएक्शन एक्सप्लेन करूँ। जब मैं इस तरह इस ग्लूकोज को लिखूँगा या किसी कार्बोहाइड्रेट को लिखूँगा तो H लेफ़्ट पर लिखूँ और OH राइट पर, तो इससे कहूँगा D कंपाउंड। बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे आर, यू ऑलरेडी नो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक
एक चीज़ पाई जाती है, आइसोमेरिज्म। एक ही कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला कई कई कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। C6H12O6 यानी ग्लूकोज के 24 आइसोमर, 24 आइसोमर्स। इन सब में अगर कोई डिफरेंस है तो वो OH और H की पोजीशंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने शायद नोट किया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर है कार्बन नंबर 3 पे। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ़्ट के बजाय राइट पर हो और H लेफ़्ट साइड पर, तो ये कंपाउंड डी ग्लूकोज नहीं होगा, ये डी एलोज होगा। अच्छा, डी कह रहा हूँ इस कार्बन नंबर 5 सेकंड लास्ट कार्बन की बेस पर। सेकंड लास्ट कार्बन पर OH राइट पर हो और H लेफ़्ट पर, तो ये डी कहलाएगा। अगर ये OH लेफ़्ट पर हो और H राइट पर, तो ये ग्लूकोज, ये कंपाउंड L कंपाउंड कहलाएगा। दिस विल बी कॉल्ड L कंपाउंड, नॉट नेसेसरली ग्लूकोज ना। आगे अब ये बुनियादी सी बात बताई, थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन दोबारा इसको अच्छी तरह हज़म कर लीजिए कि अगर OH राइट पर है तो D और लेफ़्ट पर है तो L क्लास कहलाएगी। अब हेमी एसिटाल कैसे बन रहा है, इस पे तवज्जो फरमाइए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में लोन पेयर है, विच इज़ द न्यूक्लियोफाइल। दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस कार्बन कैरिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक। जब ये न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर इस कार्बन से बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, दो में से एक ऑक्सीजन के पास, एक कार्बन के पास, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। फिर इस कार्बन को इस डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ज़रूरत नहीं होगी। वन ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट डेफिनेटली आई शुड से, द पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। रिमेंबर, पाई बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू सिग्मा। सिग्मा विल स्टे। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों, एक कार्बन का था एक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन पर चला जाएगा जो कि नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन का कार्बन से बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया। अब इस दौरान जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से ये गिला होगा कि तुम्हारा तो मुझसे बॉन्ड बना हुआ था, तुमने नए दोस्त बना लिए, ये वफ़ाओं का दिया आपने इनाम मुझे, आपसे दूर रहूं मिल गया पैगाम मुझे। तो ये हाइड्रोजन दूर हो जाएगा। ये जब निकलेगा तो H+ की शक्ल में, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव ऑक्सीजन इस पॉजिटिव हाइड्रोजन से कहेगा कि अंदलीब मिल के करें आहुजारियाँ। ये O इस कार्बन से बॉन्ड बना जाएगा, ऑक्सीजन H को ज्वाइन कर लेगा। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो अब ज़रा इसी स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होना है ये भी ज़रा गौर फरमाइए। रिमेंबर कि अगर मैं इस ऑक्सीजन का इस कार्बन से यहीं बॉन्ड, इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में बॉन्ड शो करूं, तो रिमेंबर ये बॉन्ड बहुत लंबा होगा। आमतौर पर बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन इतना लेंथी नहीं होगा। फिर सिचुएशन क्या बनेगी, एक रिंग प्रोड्यूस होगी। रिंग कैसे प्रोड्यूस होगी, गौर फरमाइएगा। कार्बनों का कलर देख लीजिए, कार्बन 1 रेड, कार्बन 2 ग्रीन, कार्बन 3 लेट्स से रेड ही कह लीजिए, आदशी कलर कह लीजिए। देन वी हैव कार्बन नंबर 4 विच इज़ ग्रीन ब्लू इन कलर, कार्बन नंबर 5 फेरोजी कलर में है, कार्बन नंबर 6 नॉर्मल ब्लैक कलर में है। दिस इज़ कार्बन नंबर 6 विच इज़ आउट ऑफ द प्लेन। ये कार्बन चेन का हिस्सा, रिंग का हिस्सा नहीं बनेगा। अब रिंग कैसे बन रही है, वही रिएक्शन दोबारा समझिए। कार्बन नंबर 5 का ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1 रेड कार्बन से बॉन्ड बनाने जा रहा है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया, इधर बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए, ये बन गया बॉन्ड। अब इस कार्बन के साथ एक OH ऊपर है, एक OH नीचे। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसे हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। हर लफ्ज़ के माने समझिए। डी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका। कार्बन नंबर 5 पे H लेफ्ट पे है, OH राइट पे। आपके जहन में एक सवाल और आया कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो H किधर जाएगा और OH किधर जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जो ग्रुप्स ओपन चेन में लेफ्ट हैंड साइड पर हैं वो क्लोज चेन में ऊपर लिखे जाएंगे, जो ग्रुप ओपन चेन में राइट साइड पर हैं वो नीचे लिखे जाएंगे। कार्बन नंबर 2 को देखिए, H लेफ्ट पर है, यहाँ H ऊपर बनाएंगे। OH नीचे है, OH नीचे बनाएंगे। राइट साइड पर है, नीचे बनाएंगे। यानी इसको हमने क्लॉकवाइज मूव कर दिया, यूँ समझ लीजिए। इसको हमने ऐसे मूव कर दिया, क्लॉकवाइज मूव कर दिया। तो H ऊपर, OH नीचे कार्बन नंबर 2 पे। नंबर 3 पे देखिए, OH ऊपर है और H नीचे है, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में OH नंबर 3 पे लेफ्ट पे बनाया हुआ है और H राइट पे बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर
डी स्ट्रक्चर कहलाएगा, बीटा क्यों कहलाएगा? बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स पे अटेंशन टू वन अनदर स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि साहब ये कार्बन के साथ एक OH बनने जा रहा है, एक H रह जाएगा। ये कार्बन इस वक्त sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 चीज़ों से बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। लेकिन जब ये इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इस वक्त ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये 4 एटमों को अपने साथ मुंसलिक करेगा। तो 4 ग्रुप्स को या 4 एटमों को मुंसलिक करते हुए अभी इस कार्बन के साथ 2 ग्रुप आ जाएंगे बजाय एक ऑक्सीजन के। तो इनमें से एक को ऊपर लिखना है, एक को नीचे लिखना है। अगर OH ऊपर बना तो बीटा, अगर OH नीचे ड्रॉ किया तो अल्फ़ा। इस वक्त हमने बीटा फॉर्म ड्रॉ की है ग्लूकोज की। पायरेनोज क्यों कह रहे हैं ये भी तवज्जो फरमा लीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर हम इस वक्त लिख रहे हैं ये एक वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड पायरेन से मुशाबे है। इट रिजेंबल्स पायरेन। फ्रॉम दिस एनोलॉजी वी विल कॉल दिस कंपाउंड बीटा, OH ऊपर, डी OH कार्बन नंबर 5 पर राइट साइड पे, एंड पायरेन से पायरेनोज। ओज फैमिली नेम है कार्बोहाइड्रेट का। रिमेंबर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप कि ये रिएक्शन ऑब्वियसली थोड़ा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से मुश्किल लगा होगा, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे जो समझाने जा रहा हूँ बहुत आसान है। एक बार फिर देख लीजिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हियर इट इज। क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये रहा। अगेन बीटा फॉर्म मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये रहा कार्बन नंबर 1, इस पे OH ऊपर है और H नीचे है। कार्बन नंबर 2 पे OH, H लेफ्ट पर है, OH नीचे। नंबर 3 पे OH ऊपर और H नीचे, ठीक है। नाउ कार्बोहाइड्रेट सभी जो मोनोसैक्राइड्स हैं वो क्लोज चेन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में होगा। सुक्रोज ओपन सॉरी मैं पहले फ्रक्टोज की बात कर रहा हूँ, सुक्रोज बाद में आऊँगा। फ्रक्टोज भी एक मोनोसैक्राइड है, तो मोनोसैक्राइड को डील करते हैं। तो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर होगा तवज्जो कीजिएगा, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। फिर गौर कर लीजिए कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 6 तक। अब जब ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाएगा तो स्ट्रक्चर ज़रा सा डिफरेंट होगा। अब बनेगी 5 मेंबर रिंग। रिमेंबर ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग क्यों बनी थी कि ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर थे और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बना गया था, तो ये 6th मेंबर था। ये रहा ऑक्सीजन जो कार्बन नंबर 5 पे लगा हुआ था, तो ये 6 मेंबर रिंग बनी जिसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन। फ्रक्टोज में 5 मेंबर रिंग बनेगी क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 अहल नहीं है रिएक्शन करने के। कार्बन नंबर 1 रिएक्शन करेगा कार्बन नंबर 4 के साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ ये कार्बन 2, ये 3, ये 4, ये 5 का ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। अब ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और ऑक्सीजन 5 मेंबर रिंग बनेगी। कार्बन नंबर 2 ये 1 है, 2, 3, 4, 5 और एक ऑक्सीजन, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। इस स्ट्रक्चर को फ्यूरेनोज कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को पायरेनोज कहते हैं। ये पायरेन से मुशाबे है, ये फ्यूरेन से मुशाबे है। अनदर वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड चुनाचे से फ्यूरेनोज कहेंगे। तो ये बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज है, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। अब ये बताने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स। मिसाल के तौर पर मोनोसैकराइड्स के बारे में थोड़ी तफसील हो जाए। मोनोसैकराइड्स 3 से 10 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। दे कैन नॉट बी हाइब्रिडाइज्ड टू सिंपलर यूनिट्स, दे कैन बी डिकम्पोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मोनोसैकराइड यूनिट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स। इनमें 3 से 10 कार्बन एटम होते हैं और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो पाते। सो इनको मज़ीद हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट दे कंटेन। अगर इनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो मोनोसैकराइड एल्डोज कहलाएगा। अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकराइड कीटोज कहलाएगा। दे विल बी फर्दर क्लासिफाइड एज एल्डो ट्राइओज। व्हाट डज दिस ट्राई स्टैंड्स फॉर? 3 कार्बन एटम्स। ओज फैमिली नेम है तमाम कार्बोहाइड्रेट्स का। सो इट इज एल्डो ट्राइओज मीन्स इट कंटेन्स एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, हैज 3 कार्बन एटम्स एंड इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो एल्डो ट्राइओज ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, 3 कार्बन है।
कीटो ट्रायोज क्या होगा, जिसमें कीटोनिक ग्रुप है एंड इट कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स, इट इज़ कार्बोहाइड्रेट डेफिनेटली, एल्डोपेंटोज 5 कार्बन वाला, एल्डोहेक्सोज 6 कार्बन वाला, कीटोहेक्सोज 6 कार्बन वाला हैविंग कीटोनिक ग्रुप। तो इस तरह मज़ीद क्लासीफाई किए जाते हैं। अब स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। ग्लूकोज की बात करते हैं। सबसे पहले द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड ब्लड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट रिमेंबर कि अल्लाह ना करे कभी ट्रिप चढ़ती है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो ग्लूकोज की बोतल पे ग्लूकोज नहीं लिखा होता, डेक्सट्रोज लिखा होता है। क्यों, थोड़ा सा ठहरिए, मैं भी बताता हूँ। DNL वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, इसीलिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था कि जो कुछ इस वक्त बताने जा रहा हूँ ये आपके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। आई नीडेड दैट, इट वॉज मस्ट कि आप स्ट्रक्चर समझ लें। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इफ़ यू पे अटेंशन। ऑब्वियसली मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अपनी सारी तवज्जो समझने पे रखिए। बीटा और अल्फ़ा फॉर्म भी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। डेक्स्ट्रो के बारे में अभी बताया था, क्यों कहते हैं लीवो, क्यों कहते हैं, थोड़ी देर ठहरिए, अभी एक्सप्लेन करते हैं इस फैक्टर को। And this muta-rotation. Boys and girls, if I started explaining this, only this muta-rotation, I will need a half an hour lecture for this. Half an hour in online, maybe 1 hour in classroom. कि ऑनलाइन में आप दोबारा भी सुन सकते हैं, क्लासरूम में हमें एक बार समझाना होता है, क्लासरूम का मज़ा ही अलग है। लेकिन यहाँ पे शायद आप और मैं उस तरह इन्जॉय ना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको सिंप्लीफाई और कम टाइम में अपनी बात समझानी है। कम टाइम पे मुझे ये भी याद आया कि मैं जब सिंध कॉलेज लेक्चर सीरीज़ के दूसरे लेक्चर्स को देखता हूँ तो मैं ये भी देखता हूँ कि 5-5, 6-6 मिनट के लेक्चर्स भी हैं और उनके नंबर ऑफ़ व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। जो बड़े लेक्चर हैं जिनमें ज़्यादा काम की बातें हैं, स्टूडेंट्स उनको देखने की फुर्सत नहीं पाते। मेरा शिकवा है आपसे, शिकवा इसलिए है कि बड़े लेक्चर्स में आपको एक टॉपिक एक वक्त में कवर करवाया जा रहा है। आप बेशक वक्फ़ों से सुनिए, 5 मिनट सुनिए, ब्रेक दीजिए, घूम घाम के आइए। आजकल रोज़े हैं, खा पी नहीं सकते, इसलिए बस ऐसे हिलजुल के आ जाइए, फिर स्टार्ट करिए, फिर सुनिए और तवज्जो दीजिए। ये 2-2, 4-4 मिनट के लेक्चर में मैं नहीं समझता कि हम आपको बहुत कुछ साइंस में कम से कम कुछ भी समझा पाएंगे। तो न्यूटन रोटेशन पे मैं आधे घंटे का लेक्चर नहीं देने वाला, मैं बहुत मुख्तसर सिर्फ अपने मतलब की कुछ बातें बताऊंगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारआमद होगा। मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि वो अपने अपने टीचर्स से जब भी इंशाल्लाह ये लॉकडाउन ख़त्म हो और क्लासेस शुरू हो, रिक्वेस्ट करें कि इसको थोड़ा समझा दें। मैं 100% अपने बच्चों को ये बात समझाऊँगा अपने क्लासरूम में। अब जनाब आली, ये म्यूटा रोटेशन, ये डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी क्या है, ये समझाने के लिए ज़हनी तौर पर बहुत सारा तैयारी कर लीजिए और गौर से सुनिए। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये बीटा डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। रिमेंबर, ये ओपन चेन में नहीं, ये क्लोज चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए ड्रॉ किया कि आपको ये समझा सकूं कि जो म्यूटा रोटेशन है ये क्या है। ये इस स्ट्रक्चर से बेहतर समझ में आ जाएगी। अगर आपको इस स्ट्रक्चर को समझने में कोई दिक्कत है तो मैं आपको वापस उस रिएक्शन पर ले जाऊँ, ज़रा गौर से देख लीजिए। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था मैंने 6 कार्बन एटम का। यहाँ से यहाँ मैंने बॉन्ड शो किया था इस कार्बन से इस ऑक्सीजन के दरमियान, तो यहाँ एक रिंग बन गई है। मैं वही स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे नंबर 8 पर शो कर रहा हूँ। और से देखिए, इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा और ये OOH बन जाएगा। अब ये OH किधर है, इस पर डिपेंड करेगा कि साहब H किधर है ये वाला, और यह जो OH बनने जा रहा है ये किधर है, इस पर डिपेंड करेगा कि अल्फ़ा फॉर्म कौन सी है और बीटा फॉर्म कौन सी। इसे एक बार फिर देख लीजिए, फिर मैं स्लाइड नंबर 8 पे ले जा रहा हूँ और फिर इसको दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए दोबारा, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। क्यों? H लेफ्ट पे, OH राइट पे। ये बीटा डी ग्लूकोज है। क्यों? OH लेफ्ट पे, H राइट पे। व्हाट इज़ म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन पे कोई बात करने से पहले ज़रा सा मेरी गुजारिश को बहुत तवज्जो के साथ, बहुत गौर से अज़राए करम सुन लीजिए। पे 110% कॉन्सेंट्रेशन, आप 100% दे सकते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 110% दीजिए ताकि मेरी बात आप हज़म कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। बॉयज़ एंड गर्ल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
एक कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसकी डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी कि भाई मेटामेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसमें तमाम कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है। एक दूसरी किस्म की आइसोमेरिज्म जो हमने उस वक्त तफसील से आपको नहीं पढ़ाई, उसको सिर्फ यहाँ समझाना है, वो कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। द वर्ड स्टीरियो मीन्स स्पेस। क्या मतलब हुआ इस बात का जनाब आली? स्टीरियो आइसोमर्स में सब कुछ सेम होता है, इवन स्ट्रक्चर भी सेम होता है, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट होती है, वो होती है स्पेस में। स्टीरियो का मतलब स्पेस। एटमों की अरेंजमेंट देखिए, सिर्फ कार्बन 1 पर एटमों की अरेंजमेंट डिफरेंट है, सब सेम है, लेकिन ये आइसोमर हैं। क्यों आइसोमर हैं? इसलिए कि इनमें सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर इस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ HNOH डिफरेंट है। इसे हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंट होना। अगर एक कंपाउंड हर जगह सेम है और सिर्फ एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो इस कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन किस किस्म के आइसोमर्स पैदा करता है? कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब जब इन दोनों कंपाउंड में सब कुछ सेम है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स इनकी तकरीबन तमाम फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, सिमिलर होंगी। बहुत मामूली फ़र्क होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट में 1-2 डिग्री से अलग फ़र्क नहीं होगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी होगी जिसमें बहुत फ़र्क होगा, और वो प्रॉपर्टी इनकी पहचान है एज एन आइसोमर। दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोबारा कह देता हूँ, गौर से सुनिए। सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, बाकी तकरीबन सेम होगी। इस एनोमेरिक कार्बन की वजह से सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर OH और H की पोजीशन डिफरेंट है दोनों में। वो प्रॉपर्टी कहलाएगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब न्यूटन रोटेशन की डेफिनेशन सुनिए। When either of these forms, या अल्फा या बीटा, is dissolved in water and allowed to attain equilibrium, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा? ये दोनों फॉर्म पानी में एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज होंगी। अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम विल बी इस्टेब्लिश्ड। वो कैसे इस्टेब्लिश होगा कि दिस फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू एन ओपन चेन। यहाँ बीच में मुझे ओपन चेन ड्रॉ करना चाहिए था, आपको पहले दिखा चुका हूँ, लिहाजा ज़रूरत महसूस नहीं की। दिस विल कन्वर्ट इनटू ओपन चेन एंड ओपन चेन विल कन्वर्ट इनटू दिस विल go back into open chain and open chain into this। open chain बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करेगा, इनमें से एक ज़्यादा और एक कम एग्जिस्ट करेगा। open chain 0.01% ज़्यादा नहीं होगा, यही दोनों पाए जाएंगे सॉल्यूशन में। तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो ये डिसाइडेड है कि दोनों बराबर क्वांटिटी में नहीं होंगे। जब दोनों बराबर क्वांटिटी में नहीं होंगे तो जो प्रॉपर्टी जिसका जिक्र कर रहा हूँ, ऑप्टिकल रोटेशन, वो दोनों की बराबर नहीं होगी। अब गौर कीजिए। When either of these forms is dissolved in water and allowed to attain equilibrium, equilibrium वाली बात मैंने समझाई, a gradual change and specific rotation occurs। वो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसको हम मेजर किस में करेंगे? स्पेसिफिक रोटेशन। ये ख़ास इंस्ट्रूमेंट में मेजर की जाएगी जिसका नाम है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर में एक ख़ास किस्म की लाइट होगी जिसे हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, हम उसको एक लेंस से देख रहे होंगे, उस पर एक आई पीस लगा हुआ होगा। आई पीस के ऊपर रोटेशन की जा सकती होगी, उसको हम रोटेट कर सकेंगे 360 के एंगल में। एक गोल इंस्ट्रूमेंट होगा जिस पर लेंस लगा हुआ है, और ये जब रोटेट जब इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं रखता, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधी आंख से टकराएगी। लेकिन अगर वो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अगर वो सब्सटेंस ये एनोमेरिक कार्बन्स रखता है, वो ऑप्टिकल आइसोमर रखता है जिसको हमने इस पोलैरीमीटर में रखा हुआ है, तो वो लाइट से इंटरेक्ट करेगा। या तो लाइट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लाइट दोनों ये फॉर्म्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन को प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। डेक्स्ट्रो का लफ्ज़ लैटिन ज़बान में इसका मतलब होता है राइट या क्लॉकवाइज या सीधा, और लीवो का मतलब होता है उल्टा। तो जो सीधी लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या सीधी डायरेक्शन में रोटेट करे, राइट साइड पे रोटेट करे, वो डेक्स्ट्रो है। जो लेफ़्ट साइड पे रोटेट करे वो लीवो है। ये दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, लेकिन दोनों का एंगल और रोटेशन डिफरेंट होगा। एक ज़्यादा रोटेट करेगा, एक कम। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म इज +112। इट विल डिक्रीज। जब हम नया सोल्यूशन बना रहे हैं तो इसको डिजोल्व करें या इसको, अगर इसे डिजोल्व किया तो +112 थी, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि दूसरा बन रहा है। इसकी अल्फा फॉर्म की +112 है, इस बीटा फॉर्म की +19 है। इसे डिजोल्व करेंगे तो कम होना शुरू होगी क्योंकि बीटा बन रहा है। इसे डिजोल्व करेंगे तो बढ़ना शुरू होगी क्योंकि इसकी स्पेसिफिक रोटेशन +19 है, अल्फा बन रहा है, तो इसकी कम होगी। while that of beta form increases until a constant value of 53 is reached,
जो डिपेंड करेगी इनकी वेटेड एवरेज पर, कौन सा कितना है। प्लस 53 इसलिए कि ये ज़्यादा मिकदार में पाया जाएगा बीटा, गालिबन 64%, और ये कम मिकदार में होगा 36%। तो इनका वेटेड एवरेज जो स्पेसिफिक रोटेशन देगा दैट विल बी 53। इस रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम कहते हैं न्यूटा रोटेशन। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई होप कि मैंने जो कुछ आपको समझाया, इफ़ आई वर यू, मैं कहता कि शायद मेरी बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे इस मुख्तसर टाइम में आपको अपनी बात समझानी है, तो मेरे लिए इससे बेहतर तरीक़ा अवेलेबल नहीं था। मैं फिर कहूँगा, समझ में आ गया, शाबाश। प्री मेडिकल के स्टूडेंट अपनी MBBS में या बी फार्मेसी में या माइक्रोबायोलॉजी में आगे जाके पढ़िएगा। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स शायद बहुत कारआमद ना हो, बस डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, आपकी ये डेफिनेशन काम आएगी। जनाब अली, फ्रक्टोज कैसा होता है? ग्लूकोज के बारे में हमने बड़ी तफसील से बात की। फ्रक्टोज इज कॉल्ड लीवुलोज, रिमेंबर ग्लूकोज वॉज कॉल्ड डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज इज कॉल्ड लीव्यूलोज, यानी ये लेफ्ट पे रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलैरिमीटर में। डेक्सट्रोज इज स्वीटेस्ट अमंग ऑल शुगर्स, आम में और शहद में पाया जाता है, जो स्वीटेस्ट अमंग ऑल शुगर। ये बात आपके MCQs में बड़ी फ्रिक्वेंटली आती है कि कौन सी शुगर स्वीटेस्ट है, इट इज़ फ्रक्टोज डेफिनेटली। फ्रक्टोज फ्यूरिनोस फॉर्म में पाया जाता है, मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। गैलेक्टोज एक और मोनोसैकराइड है, अभी इस वक्त मोनोसैकराइड्स को डिस्कस कर रहे हैं, रिमेंबर आप चाहें तो मैं पिछली स्लाइड पे आपको दिखा दूँ। हम मोनोसैकराइड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फ्रक्टोज पर बड़ी तफसील से बात हुई क्योंकि मोस्ट कॉमन है। फिर हमने फ्रक्टोज को डिस्कस किया, अब हम गैलेक्टोज पर जा रहे हैं। गैलेक्टोज जनाब अली, इट्स नॉट फाउंड फ्री इन नेचर, इट इज़ फाउंड इन another carbohydrate called lactose। लैक्टोज का एक पार्ट है, मिल्क शुगर भी कहते हैं लैक्टोज को। दूध में जो शुगर पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो लैक्टोज है। लैक्टोज का एक पार्ट होता है कि लैक्टोज। अच्छा, अब हम आ रहे हैं ओलिगोसैकराइड्स पे। लैक्टोज इज एन ओलिगोसैकराइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ओलिगो? ओलिगो मीन्स अ फ्यू, चंद। कितने चंद? 2 से 10। इफ़ वी हैव अ कार्बोहाइड्रेट इन विच 2 to 10 monosaccharides are joined together through a proper bond which is called glycosidic bond। अभी एक्सप्लेन करूँगा इसको मैं आपको। अगर 2 से 10 मोनोसैक्राइड यूनिट्स आपस में ज्वाइन हैं, एक ओलिगोसैक्राइड प्रोड्यूस हो रहा है। दिस ओलिगोसैक्राइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव यू सिंपलर यूनिट्स। एक एक मोनोसैक्राइड अलग कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है दिस विल ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन्हें ब्रेक करेगा। ये इस बेस पर कि इनमें कितने मोनोसैक्राइड्स हैं, दे विल बी डिवाइडेड इनटू डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, टेट्रासैक्राइड एटसेट्रा। Disaccharides are the most common, and among most common is the most common is, सबसे कॉमन में सबसे कॉमन कौन से है? सुक्रोज, कॉमन शुगर। कॉमन शुगर और सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अ ग्लूकोज एंड अ फ्रक्टोज यूनिट joined through a specific carbohydrate bond called glycosidic linkage। Boys and girls, इस linkage की definition याद कर लीजिएगा। linkage explain करूँगा next slide पे। might be difficult to understand, लेकिन आपको सिर्फ definition पूछेंगे, हम आपसे glycosidic linkage ना draw करवाएंगे ना ये reaction पूछेंगे, आपको सिर्फ गौर से सुन लेना है, समझ लेना है। प्री मेडिकल वालों के बहुत काम आएगा आपकी, जब आप MBBS प्रोफेशनल 1 में होंगे तो शायद मुमकिन है कि आप मुझे दुआएं दें। ये सब आपने पहले पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा। प्री इंजीनियरिंग वालों के शायद इतना काम ना आए, लेकिन फिर भी कहूँगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की डेफिनेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत फ्रीक्वेंटली आती है एग्जाम्स में। अच्छा, अब सुक्रोज क्या है? सुक्रोज 2 कार्बो मोनोसैक्राइड से मिलकर बनता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज। दे आर जॉइंड थ्रू अ लिंकेज कॉल्ड अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगली स्लाइड पे सुक्रोज का क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ, फ्रक्टोज का समझा चुका हूँ। इन दोनों को ज्वाइन करके फ्रक्टोज सुक्रोज कैसे बना, माइट नॉट बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम एक ग्लूकोज फार्मूला C6H12O6 और एक फ्रक्टोज यूनिट को ज्वाइन करें, a dehydration reaction will take place, a water molecule will be lost, the product will be sucrose C12H22O11। remember,
एक OH और एक H माइनस हुआ है। एक कार्बोहाइड्रेट से OH जाएगा, एक से H जाएगा, वाटर निकलेगा। द रिमेनिंग फार्मूला विल बी C12H22O11। तमाम डाइसैकेराइड्स का यही फार्मूला होगा, जिनमें से सबसे कॉमन सुक्रोज है। और मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर। देखिए जनाब, ये आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज है, सिर्फ इस एक फ़र्क के साथ कि अल्फ़ा कार्बन है। ये वाला कार्बन अल्फ़ा क्यों है? H ऊपर है, OH नीचे है। रिमेंबर मैंने पिछली स्लाइड और फिर स्लाइड नंबर 6 पर आपको समझाया था कि अल्फ़ा और बीटा क्या होता है। तो ये H ऊपर हो, OH नीचे हो तो हम कहेंगे अल्फ़ा फॉर्म है। दिस इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज अगर OH यहाँ हो। अब ग्लूकोसाइल है इसलिए कि इस OH में से या H या OH चला गया है, और वो H या OH किससे ज्वाइन कर रहा है? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है। ये फ्यूरेनोज है, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इसको हमने स्लाइड नंबर 8 पर जिस तरह दिखाया था उससे उल्टा हमने ड्रॉ किया है। हमने कार्बन नंबर 1, 2 यहाँ बनाया। एक कार्बन 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6 आउट। कार्बन 1 और 6 आउट होंगे क्लोज चेन स्ट्रक्चर से। जैसे ग्लूकोज में कार्बन 6 विल बी आउट। 5 कार्बन ग्लूकोज के रिंग का हिस्सा है, 6 ऑक्सीजन। इसी तरह फ्यूरेनोज में 4 कार्बन नंबर 2 से 5 तक रिंग का हिस्सा है, एंड 1 ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन नंबर 5 जो कार्बन नंबर 2 से बॉन्ड बनाए हुए कीटोनिक कार्बन से। अच्छा, यहाँ पे या तो OH, इधर OH है तो ये बीटा फॉर्म है। अगर OH ऊपर होता तो अल्फा फॉर्म कहलाती। इसका OH और इसका OH आपस में इस तरह रिएक्शन करेंगे कि एक से H निकलेगा, एक से OH निकलेगा, बचेगा एक O, जो एक बेसिकली होगा तो एक ईथर लिंकेज। लेकिन ये एक बड़ा स्पेशल ईथर लिंकेज होगा, क्योंकि आम ईथर लिंकेज में एक ऑक्सीजन होता है, बीच में 2 तरफ कार्बन होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, ऑक्सीजन है बीच में, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, लेकिन फिर इस कार्बन के साथ भी एक ऑक्सीजन है, फिर इससे कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन है। सो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? an ether linkage which binds to carbohydrates units together, which has an OCOCO linkage. अब जो प्रोडक्ट है उसे कॉमन नेम सुक्रोज देते हैं। घर में सुक्रोज मत कहिएगा, घर में शुगर ही कहिएगा। और अगर इसका केमिकल नेम बताया आपने तो लोग आपको पागल समझेंगे कि ये पता नहीं क्या बक रहा हूँ, जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो केमिकल नेम बड़ा मुश्किल होगा, छोड़िए, लेकिन सुन लीजिए। अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड, अल्फ़ा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फ़ा कार्बन ग्लूकोज का, बीटा कार्बन फ्रक्टोज का, और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसका कार्बन 1, इसका कार्बन 2, चुनाचे इस लिंकेज को हम क्या कहेंगे? अल्फ़ा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब आइए थोड़ा सिंपल काम पे। अब टू द एंड ऑफ द लेक्चर चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, तो मैं इसको थोड़ा तेज़ भी चल सकता हूँ अगर आपने मेरी बुनियादी बातों को गौर से सुना और समझा। दैट माइट नॉट बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब जो कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट माइट नॉट बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मेल्टोस 2 ग्लूकोज से मिलकर बनता है। एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज होगा, एक बीटा डी ग्लूकोज होगा, और इनके दरमियान जो लिंकेज होगा उसे कहेंगे अल्फ़ा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एक ग्लूकोज का कार्बन 1 जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा ग्लूकोज का कार्बन 1 बीटा का कार्बन 4 ज्वाइन करेगा, चुनाचे से कहेंगे अल्फ़ा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मेल्टोस के बाद लैक्टोस। लैक्टोस जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, मिल्क शुगर भी कहते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज को आपस में ज्वाइन करके बनेगा। इसमें जो लिंकेज होगा दैट विल बी कॉल्ड अल्फ़ा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अगेन, क्योंकि एक अल्फ़ा का बल्कि इसमें सॉरी मैं गलती रह गई, इसको सिर्फ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे क्योंकि दोनों बीटा हैं, अल्फ़ा बीटा नहीं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। Now, as I said, it will also be called milk sugar. Lactose is called milk sugar. ये lactose free नहीं मिलता, ये सिर्फ milk sugar में एक पार्ट है। अब आइए पॉलीसैकेराइड्स पर। पॉली मीन्स मैनी, बहुत से मोनोसैकेराइड मिलकर जो बनाए वो पॉलीसैकेराइड है। देयर आर मोर देन 10 यूनिट्स, 11-12 नहीं होते। यूजुअली पॉलीसैकेराइड्स में हज़ारों की तादाद में मोनोसैकेराइड ज्वाइन टुगेदर होते हैं। नॉन शुगर्स होते हैं, मॉफस होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, चुनाचे इनको नॉन शुगर्स कहा जाता है, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। पॉलीसैकेराइड 2 तरह के होंगे डिपेंडिंग कि ये कहाँ पाए जाते हैं। पहली किस्म एनिमल पॉलीसैकेराइड, यानी जानवरों में पाए जाने वाला पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन, अच्छा हम आमद से हम जानवर हैं, डार्विन की थ्योरी के मुताबिक
ये एक अलग बहस है जिस पर इस्लामियात वाले और बायोलॉजी वाले बहस करेंगे, हमारा गर्ज नहीं। एनिमल हम भी शामिल हो गए। तो ग्लाइकोजन हमारे एनिमल स्टार्च कहलाता है, ये हमारे मसल्स और लिवर में है, एनिमल्स के मसल्स और लिवर में है। ये आपका स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है जो बुरे दिनों में डिकम्पोज होता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एज आई सेड, इट्स अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। प्लांट पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली दो हैं जिनका जिक्र करूंगा, एक स्टार्च और एक सेलुलोज। स्टार्च जो है ये सीरियल्स में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है, वीट, राइस, बार्ले, गंदम में, चावल में, जौ में। ऑल्सो इन रूट्स, फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। आजकल रमज़ान में आप आलू के पकौड़े खा रहे होंगे तो आलू के अंदर जो है ये स्टार्च पाया जाता है, पोटैटो में और शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो। It's a mixture of two polysaccharide chains. I must go through very quickly because it's not that important. Biology के स्टूडेंट obviously इसको important पाएंगे। दो किस्म के स्टार्च में चेन्स होती हैं, एक एमाइलोज कहलाती है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है जो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रोड्यूस करता है, ये स्ट्रेट चेन में होता है। एमाइलोपेक्टिन, दो किस्म की चेन्स ज्वाइन करती हैं स्टार्च में, एक अमाइलोज एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा डी ग्लूकोज 1,4 लिंकेजेस ही बनाता है, 1,6 लिंकेजेस ही बनाता है। इट्स अ हाईली ब्रांच। ये दोनों मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो स्टार्च है। हज़ारों की तादाद में ग्लूकोज यूनिट्स इनमें ज्वाइन टुगेदर होते हैं। एक दूसरी किस्म का प्लांट पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है, इसलिए इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्लांट्स की सेल वॉल प्रोड्यूस करता है। हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये कॉटन जो हम पहनते हैं ये 95% सेलुलोज पर मुश्तमिल होता है। ये लकड़ी है, बेसिकली लकड़ी की छाल समझ लीजिए, लिनन है, पेपर है, ये सब सेलुलोज से बनते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल सब्सटेंस, हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। अराउंड 2000 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर थ्रू बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस इन सेल्यूलोज। Now, in the end, I must discuss biological role of these carbohydrates in our daily life. Boys and girls, आपसे कार्बोहाइड्रेट के हवाले से जो सवाल आएंगे आपकी ज़हनी तसल्ली कर दूँ, थोड़ी खुशखबरी सुना दूँ स्पेशली प्री इंजीनियरिंग वालों को कि स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे जाएंगे। मैंने इस लेक्चर को बिला वजह क्यों लंबा कर दिया? आपके जहन में होगा जब स्ट्रक्चर नहीं पूछे जाएंगे तो हमने क्यों लंबा किया। मैं आपको अपनी पूरी बात समझाना चाहता था। मैं फिर वही कहूँगा कि 2 मिनट के लेक्चर और 4 मिनट के लेक्चर में आप क्या हासिल करते होंगे। बेशक आप उनको व्यूज़ ज़्यादा देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इनको सुनिए, गौर से सुनिए और समझिए, आपके काम आएंगे। इम्तिहान में बेशक MCQs में ही काम आ जाएंगे। बायोलॉजिकल रोल, सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि RNA और DNA आपने यकीनन नाम सुना है। बायोलॉजी वालों के लिए तो ये होना भी सुना है, प्री इंजीनियरिंग वाले भी इन नामों से वाकिफ़ होंगे। DNA हेरिडिटरी मटेरियल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करने वाला केमिकल सब्सटेंस। और RNA हो या DNA, दोनों में 2 किस्म के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज में R, RNA में R स्टैंड्स फॉर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में D स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोज। RNA हमारे हर सेल के अंदर है और बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। सेकंड बायोलॉजिकल रोल, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज़ होते हैं कार्बोहाइड्रेट। एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर के कार्बोहाइड्रेट आर बेसिकली मेंट फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडीज। सीरियल्स, पोटैटो, व्हीट, एज आई सेड ऑलरेडी, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनसाइड द लिविंग सिस्टम डिकम्पोज होते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज की कंबस्शन होती है। बॉडी के जिस सेल में एनर्जी की ज़रूरत हो ग्लूकोज जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। पहले खुराक डाइजेस्ट होती है इनसाइड द स्टमक, सेल्स में क्रॉस होती है, ब्लड में ट्रांसफ़र होती है, ब्लड से ये लिवर में जाती है, लिवर में ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, जब ज़रूरत होगी उस वक्त डिकम्पोज होगा। इट इज़ यूज फॉर रेनी डेज, बुरे दिनों के लिए, ठीक है। जब आपने फॉर एग्जांपल यू आर फास्टिंग, जैसे आजकल रोज़ा रखा हुआ है आपने, या खुदा न खास्ता बीमारी है, खुराक में कमी हो गई है, शुगर की कमी हो गई है आपकी बॉडी के अंदर, तो ये ग्लाइकोजन डिकम्पोज होगा और जिस सेल में एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पहुँचाया जाएगा थ्रू ब्लड। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते बराह रास्त। एनिमल्स, आपने देखा होगा कि ये चरिंदे पे कहलाते हैं, जो बकरियाँ और गाय, ये घास खाते हैं, ये हज़म कर लेते हैं क्योंकि इनके पास प्रॉपर एंजाइम्स हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। चुनाचे चरिंदे ये
घास खाते हैं, हम नहीं खा सकते। वो उन्हें डिज़ोल्व कर लेंगे, उनके पास एंजाइम्स हैं, हम डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे। So boys and girls, that marks the end of my lecture. In the end, I will again say, suggestions are always welcome, your queries, your questions are always welcome. I must say thanks to Almighty Allah first. मुझे ये मौका मिला, सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया कि आपसे मुखातिब हो सका। And thanks again to my colleague Sayyid Kashif Ali, my son Sheikh Hamza, जिन्होंने ये स्लाइड्स तैयार करने में हेल्प की, and my principal प्रोफेसर मोहम्मद अली, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि लेक्चर्स भेजने की ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दे दी। इजाज़त चाहूँगा अंटिल नेक्स्ट लेक्चर में हम फैट्स एंड प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको अभी से बता दूँ, ये इतना मुश्किल नहीं होगा। सो इट इज़ शेख ज़ियाउद्दीन सुल्तानी सेइंग खुदा हाफिज़।